हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ बीबीएस सीरीज़ के पार्ट 1 लेक्चर से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम इस बीबीएस सीरीज़ के पार्ट 2 में जानेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, क्या डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ में कुछ डिफरेंस है, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम एक सॉल्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें बेंट अप बार यानी कि जिसे क्रैंक बार भी कहते हैं उसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, तो ये वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीबीएस सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वरना आपको पार्ट 2 अच्छे से नहीं समझेगा। सो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ ये बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। तो चलो शुरू करें। तो दोस्तों, ये डायग्राम को ध्यान से देखो। कॉलम और बीम के जॉइंट पर गौर करिएगा। आप देख सकते हो कि बीम के स्टील को कॉलम के अंदर तक एक्सटेंड किया गया है। जब बीम में लोड अप्लाई किया जाएगा तब कंक्रीट के थ्रू स्ट्रेसेस स्टील में ट्रांसफ़र होता है। ये स्ट्रेस ट्रांसफ़र एफिशिएंटली तभी पॉसिबल है जब कंक्रीट एंड स्टील में बॉन्डिंग एकदम सही हो, विदाउट एनी स्लिपेज। कहने का मतलब, बीम पर लोड अप्लाई करने पर पहले स्ट्रेसेस कंक्रीट से स्टील पे ट्रांसफ़र होगा, फिर ये स्ट्रेसेस स्टील के थ्रू कॉलम पर ट्रांसफ़र होता है। अगर आपने बीम के स्टील को कॉलम के अंदर एम्बेड नहीं किया तो ये स्ट्रेस ट्रांसफ़र फ्रॉम बीम टू कॉलम नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से अल्टीमेट लोड पर स्ट्रक्चर सबसे पहले जॉइंट पर स्प्लिट हो जाएगा, इवन बिफोर स्टील रीचिंग इट्स परमिसिबल स्ट्रेस। ये एक्सटेंडेड लेंथ जो बीम के सेक्शन से कॉलम के अंदर एम्बेड किया जाता है फॉर लोड या स्ट्रेस ट्रांसफर पर्पस, उसे डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो एज पर डेफिनेशन, लेंथ ए बी हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ फॉर स्टील इन टेंशन एंड फॉर स्टील इन कॉम्प्रेशन थोड़ा सा वेरी करेगा, तो दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ फॉर टेंशन होगा सिग्मा एस टी इंटू 5/4 टाइम्स टाउ बी डी, और फॉर कॉम्प्रेशन होगा सिग्मा एस टी इंटू 5/5 टाइम्स टाउ बी डी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डेवलपमेंट लेंथ का ज़्यादा वैल्यू टेंशन में होगा और कॉम्प्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली। अब सिग्मा एस टी तो आपको पता है परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील है। टाउ बी डी मतलब बॉन्ड स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेसेस स्ट्रेस ट्रांसफ़र के टाइम क्रिएट होता है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टील, उसे बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। फाई तो डाया ऑफ अ बार है। तो ये पूरा वैल्यूज़ पता हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यूज़ एक बार आप पता कर लोगे तो आप इजीली डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टाउ बी डी जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टाउ बी डी फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको IS कोड में मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप ये सारे वैल्यूज़ आपको मालूम हो जाए तो ईजीली फॉर्मूला के माध्यम से आप डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जनरली डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 41 टाइम्स डी लिया जाता है, जो मैक्सिमम कंडीशंस में वैलिड भी है। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है, लेकिन क्या डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ दोनों सिमिलर है या दोनों के बीच में डिफरेंस है? जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको कहा कि डेवलपमेंट लेंथ कोई भी जंक्शन में, यूजुअली याद रखिएगा, डेवलपमेंट लेंथ कोई भी लाइक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में स्ट्रेस ट्रांसफ़र के टाइम जंक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बीम टू कॉलम, तो अगर बीम का स्टील को कॉलम में एम्बेड करेंगे तो वो हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ। जितना एम्बेडमेंट बीम का स्टील आके कॉलम में एम्बेड हुआ है उसे डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो वॉल और फुटिंग में देख सकते हैं। जैसे कॉलम और फुटिंग हो गया, तो कॉलम का जो वर्टिकल स्टील होता है वो फुटिंग में हम एल जो मारते हैं उसे डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे, राइट। अभी लैप लेंथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका 20 मीटर का बीम है। अभी आपको पता है कि एट अ टाइम लेंथ ऑफ अ स्टील मार्केट में 12 मीटर अवेलेबल रहता है, तो आप 20 मीटर का आपको बीम में स्टील डालना है, मेन बार पकड़ लो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको एक 12 मीटर का आप डाल दोगे, फिर बाद में कितना बचा 8 मीटर का, एक 8 मीटर का आपको उसके साथ लैप करना पड़ा, इससे कहते हैं लैप। तो ये जो लैपिंग करने के लिए आपको कितना ओवरलैप करना पड़ता है स्टील को, मतलब एक 12 मीटर का स्टील और एक और स्टील को आपको उसके साथ ओवरलैप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट टोटल
20 मीटर लेंथ ऑफ अ स्टील। तो इससे कहते हैं लैप लेंथ। अब लैप लेंथ का भी फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील, लैप लेंथ भी वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है और इसके भी वैल्यूज़ फॉर टेंशन, लैपिंग इन टेंशन और लैपिंग इन कॉम्प्रेशन, यानी कि स्टील अगर टेंशन के साइड में होगा तो उसका लैप लेंथ कितना होगा, स्टील अगर कॉम्प्रेशन के साइड में होगा तो उसका लैप लेंथ कितना होगा, ये भी आपको आईएस कोड में मिल जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ। लैप लेंथ मतलब ओवरलैपिंग ऑफ स्टील इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड लेंथ ऑफ अ स्टील, इतना ही है। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ इज अ लेंथ ऑफ अ स्टील रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर स्ट्रेसेस फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। तो चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं कोई भी बेंट अप बार या क्रैंक बार जिसे कहते हैं, उसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें गिवन डेटा से क्लियर स्पैन 4.5 मीटर मेंशन्ड है, स्लैब थिकनेस 150 mm वो भी मेंशन्ड है, क्लियर कवर ऑफ स्लैब कितना है 25 mm, ओके। डायमीटर ऑफ बार दिया है 12 mm का डाया ऑफ बार यूज़ किया गया है। और डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया है। तो डेवलपमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। अगर कोई भी डायरेक्ट फॉरवर्ड करके सॉल्व एग्जाम्पल देख रहा है तो आपको नहीं समझेगा डेवलपमेंट लेंथ कैसा आता है। तो इसलिए प्लीज़ आप स्टार्टिंग से डेवलपमेंट लेंथ का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, फिर ये सॉल्व एग्जाम्पल देखिएगा, ओके। तो डेवलपमेंट लेंथ का डायरेक्टली वैल्यू दिया गया है 45D और डेवलपमेंट लेंथ आपको पता है, मैंने डायग्राम में भी बता दिया हो कि डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे है। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करें, ओके। तो कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा? कटिंग लेंथ आपका हो जाएगा, पहले आपको एक क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन का टोटल लेंथ तो आप ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पैन का लेंथ हो गया क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब, प्लस आप दो जगह पे डेवलपमेंट लेंथ है, लेफ्ट में और राइट में। तो पहले आप क्या करोगे, क्लियर स्पैन एक ऐड करना है आपको 2 इंटू LD, जैसे फॉर्मूला में यहाँ पे दिखाया है 2 इंटू LD हो गया, प्लस 2 इंटू ये इंक्लाइंड लेंथ जो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, उसका इंक्लाइंड लेंथ दोनों तरफ है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, यानी कि CD और EF वो दोनों लेंथ ऐड करना पड़ेगा, माइनस टोटल लेंथ आने के बाद हमको ये पूरे लेंथ में से बेंड डिडक्शन माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब तो डायरेक्टली मेंशन्ड है 4500 mm है, यानी कि 4.5 मीटर, तो वो तो हम ले सकते हैं, ओके। और डेवलपमेंट लेंथ भी क्लियरली मेंशन्ड है, 45D लेना है, तो 45 इंटू 12 वो 540 mm हो गया, ओके। फिर अभी इंक्लाइंड लेंथ में आ जाते हैं। अभी इंक्लाइंड लेंथ मतलब आप लेफ़्ट का कंसीडर कर लीजिए, पहले एक लेफ़्ट का एक सॉल्व करेंगे, इंटू 2 करोगे तो दोनों आ जाएगा, राइट। तो पहला लेफ़्ट का देख लेते हैं। तो लेफ़्ट में देखिएगा जो आपका इंक्लाइंड लेंथ है वो एक ट्राइंगल बना रहा है, जो मैंने आपको एक ट्राइंगल दिखा दिया है CD', राइट। तो उस ट्राइंगल में अगर एंगल D 45 डिग्री है तो आपका cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, D'/CD हो जाएगा। तो इससे आपको इंक्लाइंड लेंथ मिल जाएगा CD का वैल्यू विच इज़ D'/cos 45, जैसे आप देख सकते हो। तो ये D' क्या हो जाएगा, D' आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ अ बार है, तो वो कैसे मिलेगा, D' इक्वल्स टू स्लैब डेप्थ, टोटल स्लैब थिकनेस आपको पता है 150, उसमें से आप दोनों ऊपर और नीचे का क्लियर कवर निकाल दीजिए, उसमें से आधा D नीचे का बार से आधा D निकाल दीजिए और ऊपर के इससे आधा D निकाल दीजिए, मतलब आपको एक D पूरा माइनस करना है, तो आपको D' वैल्यू मिल जाएगा। तो D' वैल्यू आ जाता है 88 mm, राइट। तो CD ऑटोमेटिकली अपने को CD कैलकुलेट कर सकते हैं, CD इक्वल्स टू 88/cos 45, तो अपने को आ जाता है 124.45 mm, CD का वैल्यू मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट अब जो बताने वाला हूँ अगर आपको थोड़ा भी डाउट आया तो बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको जल्द समझ जाएगा। अब दोस्तों हमने इंक्लाइंड लेंथ तो निकाल लिया, दैट इज़ CD का वैल्यू निकाल लिया, और हमने एक और लेंथ निकाला दैट इज़ CD'। अब इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। अभी जब हमने टोटल लेंथ जब हमने कटिंग लेंथ का फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने क्लियर स्पैन को पूरा ले लिया था, राइट। एक्चुअली जब हमने क्लियर स्पैन कटिंग लेंथ के फॉर्मूला में क्लियर स्पैन ऐड किया तो हमने ये अजम्पशन से चला कि अभी क्लियर स्पैन एक हॉरिजॉन्टल लेंथ है, तो हमने बीम के इनर फेस टू इनर फेस का एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्टील लेंथ ऐड कर दिया, वो तो ऐड कर दिया। उसके बाद हमने डेवलपमेंट लेंथ ऐड कर दिया दोनों बाजू का, ओके। और इसके बाद हमने क्या किया, इंक्लाइंड लेंथ भी ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमने इंक्लाइंड लेंथ तो ऐड कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि इंक्लाइंड लेंथ का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है दैट इज़
आप ड्राइंग में देख लो, दैट इज सी डी डैश की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में वहाँ पे तो स्टील हॉरिजॉन्टल है नहीं ना, बराबर। आपका डी डैश से ई डैश तक हॉरिजॉन्टल लेंथ है स्टील का, ओके मान गया मैं। लेकिन आपका जो सी डी डैश और ई डैश एफ, राइट साइड में ई डैश एफ और लेफ्ट साइड में सी डी डैश, वो दोनों जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो तो हमने सिर्फ अज्यूम किया था, मतलब क्लियर स्पैन के हॉरिजॉन्टल लेंथ में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया था, क्योंकि हमने एक स्ट्रेट स्टील का लेंथ ऐड कर दिया था, बराबर। तो अपने हमको वो माइनस करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंक्लाइन लेंथ में माइनस कर देंगे। मतलब अभी सी डी और ई एफ हमने ऐड कर दिया था, मतलब हमने सी डी तो वैल्यू निकाल लिया था। अब सी डी के लेंथ में से अगर मैंने सी डी डैश लेंथ हटा दिया तो जो आपका लेंथ बच जाएगा वो आपका लेंथ इंक्लाइन लेंथ हो जाएगा, राइट, एक्चुअल इंक्लाइन लेंथ। ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लियर स्पैन जब मैंने फॉर्मूला में कंसिडर किया तो उसका मतलब मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्टील बीम इनर फेस से इनर फेस टोटल ऐड कर दिया, बराबर। तो मेरा सी डी डैश में तो स्टील है नहीं ना, सी डी डैश में नहीं है, वो एक्चुअली वो लोकेशन पे आपका इंक्लाइंड है, दैट इज़। तो इंक्लाइंड तो मैंने ऐड कर दिया था फॉर्मूला में, लेकिन ये तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा मेरे को सी डी डैश, इसलिए उसको इंक्लाइंड लेंथ में डिडक्ट कर दिया। तो एक्चुअल इंक्लाइंड लेंथ क्या हो जाएगा, सी डी माइनस सी डी डैश हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 36.45 mm, ओके। तो दोस्तों हमने अब तक क्या क्या ऐड कर दिया, हमने दोनों साइड का डेवलपमेंट लेंथ ऐड कर दिया, क्लियर स्पैन ऐड कर दिया, हमने दोनों साइड का इंक्लाइंड लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया, तो वो भी ऐड हो गया समझिए। और हमने क्या कर दिया, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ क्लियर स्पैन में जो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन फिर भी क्लियर स्पैन में ऐड हो गया था, सी डी डैश और राइट में ई डैश एफ, उसको भी माइनस कर दिया। तो हमको अभी मिल गया है टोटल लेंथ मिल गया है। लेकिन कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या आपको पता है, टोटल लेंथ में से सिर्फ बेंड डिडक्शन हटाना पड़ता है। अब बेंड डिडक्शन के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री के बेंड है। तो आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि वहाँ पे 45 डिग्री के मेरे को 4 बेंड दिखाई दे रहे हैं, वो पॉइंट सी में, पॉइंट डी में, पॉइंट ई में, पॉइंट एफ में। तो 45 डिग्री के लिए आपको पता है कि 1D माइनस होता है, ओके। और 90 डिग्री के 2 बेंड दिखाई दे रहे हैं, दैट इज एट पॉइंट बी एंड पॉइंट जी, राइट। तो टोटल बेंड डिडक्शन क्या हो जाएगा, 4 × 1D प्लस 2 × 2D, दैट इज 8D हो जाएगा, राइट। तो कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, आपका जो टोटल लेंथ अपने कैलकुलेट किया दैट इज क्लियर स्पैन प्लस 2 × LD प्लस 2 × इंक्लाइंड लेंथ जो ऐड कर दिया। इंक्लाइंड लेंथ कौन सा वाला लेंथ है, ये जो एक्चुअल इंक्लाइंड लेंथ हमने निकाला, ठीक है। और इसमें से पूरे लेंथ में से आप बेंड डिडक्शन हटा दो तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा एंड में दैट इज़ 5.556 मीटर, वो है आपका कटिंग लेंथ। तो आपको एक्चुअली ये कटिंग लेंथ का स्टील आपके लेबर को या आपके बार बेंडर को प्रोवाइड करना है कि भैया ये इतना स्टील का लेंथ काटिए और इसमें से आप उसको बेंट अप करके डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से बना दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट या फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ये नया चैनल है, आपके प्यार से ही ये चैनल प्रोग्रेस होगा और बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक ये रीच कर पाएगा। सो दोस्तों फिर मिलेंगे, जय हिंद।